स्नान भी शीतल और उष्ण दो प्रकार का होता है। ये दोनों प्रकार के स्वस्थ और अस्वस्थ व्यक्ति दोनों के लिए लाभप्रद होता है। शीतल पूर्ण स्नान, शीतल पूर्ण स्नान की दो विधियां हैं। या तो रोगी खड़ा होकर अपना सारा शरीर पानी के नीचे रखता है, या फेफड़ों पर पड़ने वाले पानी के दबाव से बचने के लिए वह नाभि तक गहरे पानी में जाता है, जिससे फेफड़ों का सिरा मुक्त रहता है, और तब उस ऊपर के हिस्से को मोटे तौलिए या हाथ से गर्दन कर दिया जाता है। गर्दन कर दिया जाता है क्या मतलब है? गर्दन तक दिया जाता है मैम, ये हो सकता है। नहीं, गर्दन नहीं, मर्दन दिया जाता है। ये मर्दन दिया जाता है। मतलब आप खड़े तो हैं और थोड़ा थोड़ा पानी लेके उसको वाइप कर रहे हैं। एक्चुअली क्या नहाने का तरीका होता था ना, कि जैसे वो अनीता जी बता रही थी उस दिन कि रात में गर्म पानी में सब लोग पैर डालते हैं और फिर रजाई में घुस जाते हैं। ठीक है, तो एक तो वो तरीका है। अभी क्या ठंडियों का तरीका होना चाहिए कि गर्म पानी में पैर डाले पहले। अनीता जी आप म्यूट कर लें प्लीज। गर्म पानी में पैर डाले और फिर आपने बॉडी में थोड़ा थोड़ा पानी और सोप लगा के नहाना शुरू करा, है ना। फिर आपने नहाया और फिर बाद में जो पानी गंदा पैरों में आ रहा था उसके बाद उन पैरों को धो लिया या साफ पानी डाला पैर निकाल करके। तो जो बड़े बड़े लोगों को ऑनर करने के लिए सम्मान में नहलाया जाता था, या कभी आपने देखा हो जो हमारी कृष्ण जी का जो भी था, क्या अभी राधा कृष्ण का, तो उनको जब भी नहलाया जाता है तो वो परात में बिठा के या पैरों को पहले डालेंगे और लोग नहलाते रहेंगे। ठीक है, पैर एक्चुअली पानी में है, पहले पैर ही पानी में डाले गए और पानी पैरों पे डाला गया। फिर स्नान पूरा धीरे धीरे लोग सिर से भी डालने लगे, पर पैर पानी में ही है, जिससे उसके टेम्परेचर को बॉडी रेगुलेट कर रही है पूरा का पूरा। कभी भी ऐसा नहीं हो रहा है कि एक इंस्टिंक्ट से सर पे सीधे पानी आ गया, है ना। पहले पैर पानी में एक्चुअली डाले गए, पहले पैरों को धुलाया गया और कभी कभी परात को वहीं रखे रहने दिया गया और दूध से, शहद से, जिससे भी नहलाना है, हाँ, उससे आपको नहलाते गए, पैर पानी में ही रहे, वो गंदा पानी भी रहा तो भी वो आप ही के शरीर का है, उसी में रहा, और फिर बाद में आपने साफ पानी बॉडी पे डलवाया पैर निकाल के। ठीक है, तो ये ही प्रोसेस अभी भी होना चाहिए। ये मैं जब आपको पढ़ा रही हूं तो मैं ज्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ बताने के लिए कि अगर आप ऐसा करें या बच्चों को करवाएं और कि पहले गर्म पानी में पैर रहे गुनगुने पानी में, तो उनको ठंड भी कम लगेगी और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती रहेगी। और तब आप उनके हाथ, पैर, जेनिटल ऑर्गन्स, बैक, सिर, सबको बढ़िया से वाइप करें, स्पॉन्ज करें, साबुन लगाएं, फिर आप फ्रेश वाटर से नहला दें पैर एक्चुअली गर्म पानी में। समझ गए? तो ये बहुत अच्छा तरीका है और इसको साइंटिफिकली अब आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। और ये एक लाइन अच्छी है कि इसको समझने की बात है कि फेफड़ों पर पड़ने वाले पानी के दबाव से बचने के लिए हम डायरेक्टली पानी पूरा सिर से नहीं डालते, और जो पैरों जब डिप करके खड़े होते हैं तो वो नाभि तक खड़े होते हैं। ठीक है, और ऐसा ही होता है जब आप नहर पे या नदी में जब आप सूर्य नमस्कार के लिए जाते हैं पानी लेकर के जल चढ़ाने, तो आप देखेंगे पेड़ों तक पानी होता है, सिर्फ पैर नहीं होते, थोड़ा इंसान और जाता है और वो डायफ्राम की लाइन तक ही अंदर होता है, उससे ज्यादा नहीं जाता वो। ठीक है, उससे ज्यादा ऐसा नहीं है कि यहाँ मतलब जनरली तो ये होना चाहिए थॉट कि भाई हमारी सांस ऊपर रहे, गर्दन ऊपर रहे, पर नहीं, उसकी छाती ऊपर होती है। अगर वो छाती से नीचे गया तो वो नीचे ही चला जाएगा फिर, है ना। क्योंकि ये जैसे इसमें कह रहे हैं साइंटिफिकली क्या रीजन है कि जो चेस्ट पर प्रेशर पड़ा उसको, उस दबाव को कम करने के लिए या मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो फेफड़ों पर पड़ने वाले पानी के दबाव से बचने के लिए वो नाभि तक गहरे पानी में जाता है, जिससे फेफड़ों का सिरा मुक्त रहता है, और तब उस ऊपर के हिस्से को मोटे तौलिए या हाथ से मर्दन किया जाता है। उसको लिख लीजिए, म कर लीजिए इसको। तो उसको बॉडी को एक टॉवेल लेके या हाथों से पानी ऐसे से डालेंगे और पूरी बॉडी को ऐसे गर्म वाइप करते रहेंगे। इसकी अवधि कम से कम आधा मिनट और अधिक से अधिक 4 मिनट तक होती है। इस प्रकार के स्नान की बार बार आवृत्ति शिथिलीकरण के साथ साथ थकाती भी है। यह शरीर की क्रिया के लिए हानिप्रद होने के बजाय उसे क्षति भी पहुंचाते हैं। सशक्त और पोषण के स्थान पर संचित शक्ति का व्यय करते हैं।
हाँ, अगर इसकी अवधि बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए लिखा है इसकी जो अवधि है वो कम से कम आधा मिनट और अधिक से अधिक 4 मिनट, तो मात्र 4 मिनट। 4 मिनट में आप पहले गए, नाभि तक पानी रहा, आपने पानी डाला और पूरा पानी डाल के बाहर निकल आए, ठीक है। अगर आप उसमें बहुत ज्यादा देर रहेंगे तो वो हार्मफुल हो सकती है और बॉडी को क्षति कर सकती है, ठीक है। फिर बात करते हैं स्वस्थ व्यक्ति के लिए ठंडा स्नान। स्वस्थ व्यक्ति हर मौसम में इसका प्रयोग कर सकता है, इससे उसका स्वास्थ्य बना रहता है और उसमें संवर्धन के रूप में सहायक होता है। त्वचा साफ होती है, उसकी क्रिया बढ़ती है, ताजगी मिलती है। ये पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति के लिए ठंडा स्नान किस प्रकार लाभदायक है? स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है, संवर्धन मतलब वाइटल फोर्स बढ़ता है, त्वचा साफ होती है, क्रियाशीलता बढ़ती है, ताजगी बढ़ती है और पूरे शरीर की क्रिया प्रणाली को शक्ति मिलती है। जाड़े में यह स्नान सप्ताह में 2 बार से अधिक नहीं लेना चाहिए। तो बेकार आप सब रोज नहा रहे हैं, हम सब भी मतलब, तो हफ्ते में 2 बार जो नहाते हैं वो स्वस्थ है। हमारे बच्चे तो गूगल सर्च करके दिखा देते हैं और मेरी प्राकृतिक चिकित्सा थोड़ी पीछे हो जाती है कि हफ्ते में 2 ही बार नहाना चाहिए। तो स्वस्थ व्यक्ति हर मौसम में इसका प्रयोग कर सकता है। वैसे 15 दिन में एक बार भी स्वस्थ व्यक्ति को यह स्नान स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। स्वस्थ बनाए रखने में मौसम के परिवर्तन के समय कठोरीकरण बड़ा लाभदायक होता है। ठंडे प्रयोग के बाद नियमित और निश्चित रूप से व्यायाम करना लाभदायक होता है। कठोरीकरण इसमें अभी नहीं लिखा है, आगे आएगा वर्ड तो समझा दूंगी कि इसमें क्या कहते हैं। कठोरीकरण मतलब ठंडे पानी का स्नान ही है। अगर शरीर ठंडा हो, पैर ठंडे हो या सिहरन हो तो शीतल पूर्ण स्नान कभी नहीं करना चाहिए, समझ गए? क्योंकि पैर आपके ठंडे हैं, बॉडी ठंडी है। पहले श्रम मतलब पहले या फिर आप सन बाथ लीजिए, बॉडी को गर्म कीजिए या बॉडी को वाइप कीजिए, फ्रिक्शन कीजिए पूरी बॉडी में, या पहले पैरों को गर्म कीजिए उसके बाद ही नहाइए, ठीक है। ऐसा ही लिखा हुआ है। पहले श्रम या फिर एक्सरसाइज कीजिए, बॉडी को वार्म कीजिए, पूर्ण शरीर को उष्ण कर लेना चाहिए। इसके विपरीत यदि शरीर से पसीना निकल रहा हो, बहुत गर्मी हो, तो बिना किसी भय के पूर्ण स्नान किया जा सकता है। जितना अधिक पसीना निकलता है उतना ही यह स्नान प्रभावकारी होगा, ठीक है। ऐसा ही हम करते हैं कि एक्सरसाइज करा के तुरंत नहला दिया, ठीक। अगर धूप स्नान खूब तेज पसीना आया है, खूब तेज गर्म है बॉडी, फिर तुरंत नहला दिया। स्टीम बाथ से खूब पसीना आया हुआ है, फिर पेशेंट को नहला दिया, ठीक है। और ऐसा रोज मुझे आंसर देना पड़ता है, भाई कुछ नहीं होगा, हम बैठे हैं, हम खुद नहाते हैं तभी आपको कह पा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है समझना। तो ये ऐसा करना चाहिए। उल्टा अगर शरीर ठंडा है तो आप नहीं नहा सकते, ठीक है। तो आपको पहले अपने पैरों को गर्म करना है, बॉडी को गर्म करना है, या फ्रिक्शन सबसे अच्छा है कि सबसे पहले आपने एक टॉवल हैंकी ले लिया और बॉडी को रगड़ना शुरू करा, है ना। 2-3 मिनट पूरी बॉडी रगड़िए, तो 10 मिनट के अंदर आपकी बॉडी गर्म हो जाएगी। उसके बाद ही नहाना चाहिए। अब बात करते हैं बीमार के लिए पूर्ण ठंडा स्नान। शक्ति संपन्न तथा स्वस्थ व्यक्ति विजातीय द्रव्य को निकालने में स्वतः समर्थ हो जाता है, पर बीमारी से कमजोर हुए रोगग्रस्त शरीर को स्वयं इस द्रव्य को निकालने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है, जिसको पूर्ण ठंडे स्नान के रूप में प्रदान करते हैं। इसका मुख्य प्रयोग उष्ण रोग में करते हैं, यानी वे रोग जिनके प्रारंभ में ज्वर हो और शरीर से शक्ति को खींच लेते हैं तथा शरीर को रोग का शिकार बना देते हैं, उनको प्रायः पूर्ण ठंडे स्नान से सहायता पहुंचाते हैं। जो भयंकर रूप से बीमार हैं और कमजोरी के कारण पूर्ण ठंडा स्नान नहीं ले सकते, उन्हें पूर्ण प्रक्षालन कराया जाता है। क्या समझते हैं पूर्ण प्रक्षालन से? मैम हाथों की सफाई, पंच करना, छोटी हाथ की सफाई। बताएं। प्रक्षालन, कोई पंच करना नहीं, कोई हाथों की सफाई नहीं,
हाथ पैर धोना बस। तौलिए से पोंछना। हाँ, स्पंज, सरोज जी एकदम करेक्ट है। स्पॉन्ज है ना, पानी से भिगो भिगो के प्रक्षालन करना, और वो नहाने से भी ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर कोई व्यक्ति नहीं नहाता है, रुग्ण है, तो आप उसकी बॉडी के एक एक वाइट को प्रक्षालन कीजिए, निचोड़ दीजिए पानी से पोंछ के, वो नहाने से ज्यादा फायदेमंद है। पहले नंबर पे वो ही चिकित्सा आती है अगर कोई बीमार है, रुग्ण है। अगर बॉडी में बाहर निकालने के टॉक्सिन्स बाहर निकालने का वाइटल फोर्स है तब तो बहुत अच्छा है, नहीं है, शरीर ज्यादा रुग्ण है, तो पहली बात तो ठंडा स्नान हमको तब देना है जब बॉडी ज्वर में हो, और अगर फीवर आ रहा है तो हम, और बॉडी में वाइटल फोर्स नहीं है, तो हम उसको ऐसा नहीं कह सकते जाके ठंडे पानी से नहा लो, नहीं होता है ना, क्योंकि शरीर भी टूट रहा होता है। तो ऐसे समय पे फिर आपको स्पॉन्जिंग करनी चाहिए, हर 2-2.5 घंटे पे पूरी बॉडी को बार बार पोंछिए, तो वो बहुत ज्यादा ताकत देगा और ठीक हो जाएगा व्यक्ति। ठीक है, उसे बिस्तर पर ही प्रक्षालन कर सकते हैं। ठीक है, फिर चाहे रोगी कितना भी कमजोर क्यों ना हो। इसके लिए बस ध्यान ये देते हैं कि ऐसा नहीं करना है कि उसको बोल दिया कि पूरे कपड़े उतार दो, हम आ रहे हैं प्रक्षालन करने, तो टब ले आए और वो ले आए। उसका फिर एक तरीका है कि सबसे पहले हम पैरों का करेंगे, तो पहले लोअर पार्ट के कपड़े उतारेंगे और नीचे के पैरों को 1-1, 2-2 बार, 3-3 बार स्पॉन्ज करेंगे, फिर नीचे के पहना देंगे सूखे कपड़े से पोंछ के, फिर हाथों को एक्सपोज करेंगे, या पेट को पोंछ लिया, फिर पीठ को पोंछ लिया, फिर हाथों को, गर्दन को, फिर चेहरे को, फिर सर को। ठीक है, तो ऐसे करके जो जो पार्ट आपको करना है उस पार्ट के कपड़े हटा करके पहले उस पार्ट को करेंगे। हाँ, वैसे करते हैं। पूर्ण उष्ण स्नान। उष्ण स्नान भी स्वस्थ एवं कमजोर दोनों रोगियों के लिए उपयोगी होता है। इस स्नान की 2 विधियां हैं। स्नान के टब में पानी 90 to 95 फ़ारेनहाइट तापमान का इतना भरा जाए कि पूरा शरीर उसमें डूबा रहे, और आदमी को 25 से 40 मिनट रखा जाए। उसी प्रकार के ठंडे पानी के टब में रोगी को स्नान करने को कहा जाए। सिर को छोड़कर सारा पानी, शरीर पानी में रहता है। दूसरे में जितनी जल्दी संभव हो पूरे शरीर को ठंडे पानी से धो दिया जाता है। यह ठंडे स्नान की क्रिया में 1 मिनट में अंदर ही समाप्त कर देना चाहिए। उसके बाद बिना बदन सुखाए कपड़ा पहन लेना चाहिए, और उसके बाद कम से कम आधा घंटा तक व्यायाम करना चाहिए, या तब तक व्यायाम करें जब तक बदन सूख ना जाए और गर्म ना हो जाए। इस स्नान को लेने वाले व्यक्ति एक निश्चित तापक्रम के पानी में 3 बार गर्म पानी में तथा 3 बार ठंडे पानी में जाते हैं। इस प्रकार स्नान में 33 मिनट लगते हैं। गर्म पानी में 10 मिनट, ठंडे पानी में 1 मिनट, गर्म पानी में 10 मिनट, ठंडे पानी में 1 मिनट। ठीक, इतना करने के बाद तो वजन ही नहीं बचेगा। ठीक, और 2 पूरे टब स्नान तो रख नहीं पाएंगे, हम ही रख पाए आज तक। ठीक है, ये आप समझ लीजिए, पर इसका मोटा मोटा है कि हम फुल बॉडी वार्म बाथ बहुत देते हैं, उससे वजन भी कम होता है। 40 मिनट्स का गर्म पानी का स्नान। ठीक, ठंडा देना है तो स्पाइनल बाथ, रीढ़ स्नान, जो नहीं गीली चादर पर लेटना पढ़ाया था, वो बहुत अच्छा है। ठीक, अब ये देना तो वाकई 2 टब नहीं हो सकते एक साथ अरेंज, नहीं हो सकते। और ये भी नहीं हो सकता कि आपने टब को भरा और उस पानी को पूरा हटाया और 1 मिनट के लिए ठंडा भरा, फिर पुनः हटाया, फिर भरा। ठीक, ये जरूर होता है कि आपने 20 मिनट, 25 मिनट या 40 मिनट के लिए गर्म पानी में आप लेटे रहे, सिर बाहर था, सिर पे ठंडा पानी स्प्लैश किया, गर्म पानी बढ़ाते गए। जब पूरा खत्म होने का टाइम आ गया तो आपने ड्रेन भी किया और नॉर्मल पानी भी भरने दिया, तो बॉडी को लास्ट के 2-3 मिनट या 5 मिनट नॉर्मल पानी में रहने दिया और फिर बाहर आए। ठीक है, और फिर बाहर आके अगर आपने योग करा लिया तो समझिए पूरी तरह ऊर्जा, स्फूर्ति और बॉडी अच्छी हो जाएगी। एक्सक्यूज मी, हाँ जी, नमस्कार, बताएं। हाँ, मैं क्लास ले रही हूँ, बता दीजिए, अपनी बात कह दीजिए। जी जी जी। अच्छा, बहुत अच्छा जी। जी जी, मैं जुड़ जाऊंगी। ठीक, थैंक यू। अंतिम ठंडे पानी में स्नान के बाद हाथ छोड़कर अन्य कोई अंग सुखाया नहीं जाता है, शरीर को व्यायाम के द्वारा सुखाते हैं। एक सेकंड।
अंतिम ठंडे पानी में स्नान के बाद हाथ छोड़कर अन्य कोई अंग सुखाया नहीं जाता है। शरीर को व्यायाम के द्वारा सुखाते हैं। ठंडे पानी के प्रक्षालन के बिना गर्म पानी का स्नान प्रभावी नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे में फिर वही है कि हम कटी स्नान दे पाते हैं या पूरे शरीर पे जहां दर्द है तो ठंडी गर्म टॉवल डाल पाते हैं। तो वो भी स्पॉन्जिंग वाला प्रक्षालन है कि अगर हमें पता है साइटिका नर्व है या वजन कम करना है तो हम टब का सहारा ना लेकर के इतना ही, जैसे 10 मिनट तक हम गर्म पानी से भीगी तौलिया डालते रहे, दबाते रहे, बॉडी को हटाया, फिर 1 मिनट के लिए ठंडी टॉवल डाली, फिर उसको हटाया, फिर 10 मिनट तक सेक किया। तो ऐसे करके हम लोग कभी बहुत ज्यादा पेन है बॉडी में, फैट बहुत ज्यादा है, साइटिका नर्व दिक्कत कर रही है, तो उसमें फिर हम लोग ठंडी गर्म सिकाई करवाते हैं। ठीक है, मैन पावर उस पर खर्च होती है और कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आती है, पर आराम भी मिलता है। और ठंडे पानी का आपने पता ही है, जैसा बताया ठंडे पानी का प्रक्षालन, इसीलिए कहते हैं जो बहुत ठंडा पानी हो उसको, 1 सेकेंड लीजिए सुषमा जी। मैडम, ठंडे और गर्म पानी की सिकाई से कहीं दर्द हो रहा है, जैसे पेट पे, पिटली पे, पेट पे, कहीं कहीं दर्द भी इससे खत्म होता है, इसका ये भी फायदा है। और हमारी खबर नहीं दिख ठीक है बेटर। अच्छा, तो ठंडे पानी का जब प्रयोग करते हैं तो बहुत नहीं नहाना चाहिए। जैसे क्या है ना, जब आप लोग साइंटिफिकली किसी बात को पढ़ते हैं तो ज्यादा लोग जोश से भरपूर हैं, कि जिंदा दिली से भरपूर है कि नहाएंगे तो हम ठंडे पानी से ही। अब वो नहाएंगे क्या, कपड़े भी धोएंगे, रायता भी फैलाएंगे, नहीं हम तो जी चाहे जितनी ठंड हो ठंडे पानी से ही नहाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, एक तो वो 2 मिनट से 4 मिनट का ही होना चाहिए, है ना, जैसे आप शावर के नीचे आए या पानी से नहाए। उसके बाद आपको बॉडी को वार्म करना बहुत जरूरी है। कौन कर रहा है? ठीक है, 2 मिनट आप गर्म नहीं करते, 2 मिनट एक्सरसाइज नहीं करते, 2 मिनट वॉक नहीं करते। पहले यही तो था भाई कि आपने थोड़ा सा पानी ठंडे ठंडा हर हर गंगे किया, फिर निकल पड़े कमंडल लेकर के तो कितना व्यायाम हो गया, कितना शरीर गर्म हो गया कि वहां तक जा रहे हैं जल चढ़ाने के लिए। कौन चलता है आजकल? तो बॉडी को वो गर्म करना है। या गीला कपड़ा पहना, तो गीला कपड़ा पहना तो वो तब तक एक्सरसाइज की कि जब तक वो गर्म नहीं हो जाता। हो गई अपने आप ही चिकित्सा, पूरा एक एक बॉडी का एक एक अंग डिटॉक्स हो गया। तो ऐसा सब गर्मी में किया जा सकता है कि जो लोग भी योग के बहुत प्रेमी हैं वो ये जो विधान है कि योग नहा धो के करना चाहिए, तो वो जरूर ऐसा कर सकते हैं कि बहुत सारा काम तो आजकल सारी मशीन ही करती है, चाहे वॉशिंग मशीन हो चाहे कोई हो, तो ऐसा वाला काम तो है नहीं। तो आप फटाफट 4 मिनट का एक बात लेकर के फिर योग शुरू करें। ठीक है, और बहुत जिंदा दिली है तो मई जून में वो भी करके देखें कि गीला कपड़ा पहन के आए और फिर आपने वार्म अप किया तो सूख जाएगा। एक्चुअली वो सूख जाएगा। कभी आपने देखा होगा कि हल्के नम है और नहीं पोंछ रहे हैं शरीर को और सीधे कॉटन की गाउन पहने और एक्सरसाइज शुरू करे, तो उसका एक अपना मजा है, क्योंकि बॉडी उसके अगेंस्ट भी काम कर रही है उसको गर्म करने के लिए। ठीक है, तो उससे जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका तो फायदा है ही है, दूसरी तरीके से भी फायदा हो रहा है, तो वो डबल कैलोरी बर्न हो रही है। ठीक, तो ऐसा आप लोग कृपया अप्रैल से पहले ट्राई ना करें। तो अप्रैल के बाद ये सारी ठंडी विधियां नए तरीके से आप इसको जोश से भरें। और मैं रही अगर तब तक आपके साथ तो मैं बिल्कुल इसको रिवाइज करा दूंगी थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो प्रभावी नहीं होता। पानी जितना गर्म और अधिक समय का होगा वह शरीर को सशक्त नहीं करेगा, वरन पूरे शरीर को कमजोर और उसका शिथिलीकरण कर देगा। इस प्रकार गर्म पानी कठोरीकरण ना करके त्वचा को ठंडक के प्रति अति संवेदनशील बना देता है। गर्म पानी रोगकूपों को खोल देता है और उसमें ठंडी हवा प्रवेश कर जाती है, जिसका परिणाम बाद में घंटों में देखा जा सकता है। देखिए कितना साइंटिफिकली लिखा है ना, कि गर्म पानी से नहाने के बाद ठंड क्यों लगती है इतनी ज्यादा। ठीक है, क्योंकि बॉडी उसके अगेंस्ट कुछ कर नहीं पा रही है और आपके जो पोर्स थे वो ओपन हो गए, वैसोडाइलेटर हो गया, तो उसमें आप हवा जाने लग गई जब आप बाहर आए। तो अंडरलाइन कीजिए, गर्म पानी कठोरीकरण ना करके, मतलब आपको
मजबूत ना बना के त्वचा को ठंडक के प्रति अति संवेदनशील बना देता है। गर्म पानी रोगकूपों को खोल देता है और उसमें ठंडी हवा प्रवेश कर जाती है। इसका परिणाम बाद में घंटों में देखा जा सकता है। ताजा पानी शरीर के उच्च तापमान को कम करके शरीर का सशक्त बनाता है। जो लोग ठंडे जल से डरते हैं उन्हें पहले ठंडे जल से प्रक्षालन करना चाहिए। ठीक, तो ये आप बताइए, लोगों को पता ही नहीं है कैसे नहाना है, कैसे क्या करना है। ठंडे पानी से प्रक्षालन क्या है कि पहले ठंडे पानी को वही स्पॉन्ज किया, बॉडी को वाइप करते रहे ना, हाथों को, पैरों को, बॉडी को, फिर नहा ले ठंडे पानी से। तो जिनको बहुत डर लग रहा है वो पहले उंगली का प्रक्षालन करें, फिर दूसरी उंगली का प्रक्षालन करें, फिर हाथ का करें, फिर कलाई का करें, फिर एक हाथ, दूसरा हाथ, फिर तब तक डर निकल जाएगा, तब पीठ पे डालें। इससे उनकी हिम्मत बढ़ती है। ठंडा गरम स्नान साथ लेने में किसी तैयारी की आवश्यकता बीच में नहीं होती है, यानी शरीर में उचित तापमान लाने की अपेक्षा नहीं होती है। मतलब कुछ ऐसा और करने की जरूरत नहीं है। ठंडा गरम आप एक बकेट में भर के, पैरों का हमने ठंडा गरम आपको पढ़ाया ही था पहले, ठंडा भी पढ़ाया, गरम भी पढ़ाया, पैरों का भी ठंडा गरम पढ़ाया। ठंडा गरम कटी स्नान बहुत ज्यादा फायदेमंद है डायबिटीज वगैरह में और पेट की चर्बी कम करने में। बाथ टब का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हम आज तक नहीं कर पाए, ठीक है। और बहुत बार जब तक बहुत फिट नहीं है बॉडी तब तक बाथ टब में आ ही नहीं पाती है। मतलब हमारे पास जो केसेस आते हैं वो बाथ टब का प्रयोग हम ही करते हैं, वो किसी को करा भी दिया तो वो और वो बीमार हो जाता है। तो हमारे पास जब तक आप वजन 80 किलो के नहीं हो जाएंगे तब तक नहीं आएंगे। साइटिका नर्व इतनी डैमेज होगी कि लिटाना तो दूर है, काउच पर चढ़ाना मुश्किल होता है। तो ऐसे पेशेंट या नी पेन है तो उनको हम लोग फुल बॉडी इमर्शन बाथ तो नहीं दे पाते। टब सिर्फ, हाँ टब वाले हैं हम, 2-2 टब हमने लगा रखे हैं, बस यही है। सबसे ज्यादा अगर मैं टब का प्रयोग करती हूँ तो मैं ही करती हूँ, घर में भी और क्लिनिक पे भी। तो पेशेंट को रेयरली 1-2% ही हमने यूज किया हो, उनकी जिद के अकॉर्डिंग या जो भी हमको देना है ऐसे ठीक कर ले जाते हैं हम। एक तो उसको पानी से भरना क्लिनिक में बहुत बड़ा टास्क है ना, सारा पानी खर्च हो जाता है और वो पूरा एक टब तब भर पाता है, तो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते जितना हमारा पानी, एक गीजर, एक बॉयलर सब यूज हो जाता है। इतना बड़ा सोलर पैनल वाला इंतजाम अभी कर ही नहीं पाए हम बड़े लेवल पे जो होता है। तो वो टब बाथ बहुत प्रैक्टिकली मतलब कंफर्टेबल नहीं है पेशेंट्स को देना। सो घर में लेती हूँ, घर में बहुत फायदेमंद है। आगे बात करते हैं आंतरिक उत्तेजना। जल का आंतरिक प्रयोग मानव शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल के आंतरिक प्रयोग में मनुष्य जल को पेय के रूप में प्रयोग करता है। प्रातःकाल से लेकर के रात्रि काल तक वह समय पर जल को पेय के रूप में प्रयोग करता है। पेय के रूप में जल को प्रयोग करने की विभिन्न क्रियाएं अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। प्रातःकाल सूर्योदय पूर्व जल का पेय के रूप में प्रयोग करने की क्रिया उषापान कहलाती है। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व पानी जो हम पीते हैं उसे उषापान कहते हैं। तत्पश्चात प्रातःकाल खाली पेट गुनगुना जल पीकर उसे तुरंत मुख मार्ग से बाहर निकालने की क्रिया वमन या कुंजल कहलाती है। ठीक है। हठ योग के ग्रंथों में जल के आंतरिक प्रयोग की अन्य लाभकारी क्रिया वारिसार, अंतर्धौती व शंख प्रक्षालन कहलाती है। किसको पता है वारिसार क्या है? वारिसार क्रिया क्या है? वारिसार, अंतर्धौती और शंख प्रक्षालन। मैम शंख प्रक्षालन तो वही है, पेटों की मतलब पेट की सफाई, हमारे अमाशय जो हो गए, पाचन तंत्र की पूरी सफाई। और दूसरा क्या बोला आपने? वारिसार। वारिसार मैम यही हो गया। अंत धोती तो हो गया मैम, जो धोती के थ्रू हम जो डालते हैं 22 इंच के अकॉर्डिंग लंबा रहता है और 4 इंच चौड़ा होता है। 22 इंच नहीं, 22 फीट करीब। हाँ, 22 से 25 फीट लंबा कपड़ा जी, कॉटन का। तो बहुत छोटा हो गया। हाँ, चौड़ाई 4 इंच। और वो तो नहीं एनिमा जैसे एनिमा की तो बात ही नहीं हुई। वमन किसे कहते हैं? ठीक, बात हो गई। शंख प्रक्षालन किसे कहते हैं? जब हमने पानी पी करके
बार बार हमने पानी पिया और 5 स्टैंडर्ड एक्सरसाइज करी, हाँ, बट हम उसको पीते गए, एक्सरसाइज करते गए 10-10 बार, फिर पीते गए, है ना। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, भुजंगासन और तिर्यक भुजंगासन, 2-4 और बढ़ाई घटाई जा सकती है, हाँ, पेशेंट के अकॉर्डिंग, कोई कुछ कर पा रहा है कोई नहीं। और उस क्रिया को हमने 5-6 घंटे चलाया, ठीक। पानी जैसे जैसे एब्जॉर्ब होता गया नसों में, पेट में, वैसे वैसे वो पॉटी आई तो गया, फिर पानी पिया, फिर किया, तो पूरी आंतें एकदम साफ हो जाती हैं। वमन, सिंपल पानी पी के वोमिट करना। वारिसार है, बहुत एग्जैक्टली तो मैं भी नहीं पता कि पानी तो पिया पर नाक से पानी निकाला, या नाक से पानी पिया मुंह से पानी निकाला, ऐसा करके, तो उसको गज धोती या कुछ और कहते हैं। हाँ, शॉर्टकट में नहीं है, धोती, उसी का ये है मैम। कपालभाति का जो 3 रूप है मैम, वो होता है जो नाक से पानी पिया, फिर मुंह से निकाला, मुंह से पिया, ये वात क्रम, व्युत क्रम और शीत क्रम में आता है, जो कपालभाति को उसमें आता है। हाँ जी। तो ये वारिसार अंतर धोती मतलब कपड़े का ही वो जो धोती है ना, वही उसी के बारे में कहते हैं, ठीक है। जल की आंतरिक प्रयोग द्वारा बड़ी आंत के शोधन की क्रिया एनिमा कहलाती है, ठीक, ये भी सबको पता है। इसके अतिरिक्त दिन में सामान्य रूप से जल का सेवन करना जलपान कहलाता है। उपयुक्त शरीर स्वस्थ एवं रोग मुक्त रहता है। इन क्रियाओं को नहीं करने के कारण अथवा अवैज्ञानिक ढंग से करने पर शरीर में जल तत्व की विषमता उत्पन्न हो जाती है और इसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। जल तत्व का एक आंतरिक प्रयोग अत्यंत व्यवहारिक विषय है। प्रत्येक मनुष्य प्रातः काल से लेकर दिन भर एवं रात्रि काल तक इसका प्रयोग करता है। यद्यपि जब मनुष्य इसका प्रयोग बिना किसी नियम पालन एवं विधि विधान के रूप में करने से शरीर पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है एवं इसके साथ साथ अनेक रोग भी उत्पन्न होते हैं। विभिन्न चिकित्सकों के मतानुसार वर्तमान समय में फैल रहे अनेक रोगों की उत्पत्ति का मूल जल तत्वों के आंतरिक प्रयोग की विकृति होती है, ठीक। इस प्रकार जल का आंतरिक प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। जल के आंतरिक महत्व को जानने के उपरांत आपके मन में इसकी प्रमुख विधियों का सही एवं वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा अवश्य ही उत्पन्न हुई होगी। अतः अब जल के आंतरिक प्रयोग की प्रमुख विधियों की विवेचना या वर्णन करते हैं। तो हम लोग जो मैंने उस दिन बात कही थी, कपालभाति प्राणायाम नहीं है, तो ये बात सभी लोग समझेंगे। जो योग करा रहे हैं सिर्फ वो ही नहीं, तो सभी लोग षटकर्म की क्रियाओं के अंतर्गत वो सारी क्रियाएं लिखेंगे। ये होमवर्क है ना। इसी में जो किनारे जगह होती है, प्रिंट आउट निकाला है या एक पेज स्टेपल कर दिया, वो सब जब मैं बोलती हूँ तो कर लिया करो आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उषापान। प्रिय पाठकों, उषापान भारतीय समाज में प्राचीन काल से प्रचलित है। उषा का अर्थ है प्रातःकालीन बेला एवं पान का अर्थ पीना, अर्थात प्रातः काल सूर्योदय पूर्व खाली पेट 1 से 3 लीटर तक अपनी क्षमता अनुसार एवं रुचि अनुसार साफ स्वच्छ गुनगुना जल से सेवन की क्रिया उषापान कहलाती है। यह क्रिया शरीर के आंतरिक शोधन सबसे सरल एवं व्यवहारिक क्रिया है। इस क्रिया के प्रभाव से पाचन तंत्र के साथ साथ शरीर के अन्य तंत्र भी स्वस्थ, सक्रिय एवं रोग मुक्त बनते हैं। उषापान की विधि। उषापान के लिए रात्रि काल में तांबे के जग में 2 लीटर शुद्ध जल भर के रख देते हैं। तत्पश्चात उषा काल अर्थात सूर्योदय से 45 मिनट पूर्व के समय नींद से जागने पर खाली पेट अपनी क्षमता अनुसार, रुचि अनुसार 1 से 3 लीटर जल का सेवन किया जाता है। इस प्रकार जल का सेवन करने के उपरांत धीरे धीरे भ्रमण किया जाता है। धीरे धीरे भ्रमण करने से ग्रहण किया जल अपाशय लिखा है, अमाशय कर लीजिए, एवं आंतों में आगे की ओर बढ़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप शौच की इच्छा होती है। सर्दी के मौसम में यदि तांबे के जग में रखा जल अधिक ठंडा हो जाए तब इस जल को थोड़ा गुनगुना करते हुए प्रयोग करना चाहिए। सामान्य रूप से जल को हल्का गर्म अथवा गुनगुना कर देने से इसकी शोधन क्षमता और अधिक बढ़ जाती है, जिससे यह और अधिक प्रभावकारी एवं लाभकारी सिद्ध होता है। जल की इस मात्रा का सेवन करने के उपरांत 45 मिनट तक अन्य किसी ठोस या द्रव्य भोज्य पदार्थ को ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो जल को गुनगुना या गर्म करने से क्या होता है? शरीर की शोधन क्षमता और अधिक बढ़ जाती है ना। अगर हम सामान्य पानी पिएंगे तो भी क्लींजिंग का काम करेगा,
हालांकि गर्म करना व्यक्ति विशेष पे निर्भर करता है, जैसे किसी को अल्सर हो, ठीक है, या एसिडिटी बहुत ज्यादा हो तो उसको हम पानी गर्म नहीं कराएंगे, उसके लिए वो गर्म पानी नुकसानदायक हो सकता है। पर सामान्य केसेस में जिनको वात बढ़ा हुआ हो और कफ बढ़ा हुआ हो उनको गर्म पानी फायदा करेगा। पित्त बढ़ा हुआ हो तो उनको गर्म पानी हम नहीं करेंगे। तो ये डिपेंड करता है, पर मैक्सिमम टाइम 90% लोगों को गुनगुना पानी, क्योंकि शोधन क्रिया की प्रभावशीलता को और बढ़ा देगा, इसलिए वो गुनगुना करके पानी पीना चाहिए। उषापान का लाभकारी प्रभाव। उषापान एक दुष्प्रभाव रहित क्रिया है जो शरीर से मृत कोशिकाओं के निष्कासन की क्रिया को तीव्र करती है। रात्रि काल में 6 से 8 घंटे के विश्राम काल के समय शरीर के अंग अवयवों में नई कोशिकाओं का जन्म होता है एवं ये नई कोशिकाएं पूर्व कोशिकाओं का स्थान ले लेती हैं। अन्य अवयवों में स्थित इन मृत कोशिकाओं को हटाने में जल अत्यंत आवश्यक है। प्रातः काल उषापान की क्रिया शरीर के अंग अवयवों में स्थित इन मृत कोशिकाओं के निष्कासन में सहायता करती है। इसके परिणाम स्वरूप अंगों में एवं शरीर की क्रियाशीलता बढ़ती है। अंगों एवं शरीर की क्रियाशीलता बढ़ती है एवं शरीर में नई ऊर्जा का विकास होता है। इसके साथ साथ उषापान की क्रिया निम्नलिखित रोगों में दूर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजों पे आपको तो पता ही है कि पूरी बॉडी 8 घंटे की नींद में थी, तो जितना भी डिटॉक्सिफिकेशन करने में हेल्प मिल गई, जो सेल्स डिके हो गई थी उनको बाहर वाइप आउट करने में मदद मिल गई, और नई कोशिकाएं जो बनी वो थोड़ी स्ट्रेंथन हो गई, ताकतवर हो गई। उषापान करने से आमाशय मातों की सफाई हो गई, कब्ज रोग से मुक्ति मिलती है। नियमित उषापान करने से पेट में एसिडिटी, पेट दर्द, गैस, अपच, भूख की कमी आदि रोग स्वतः दूर हो जाते हैं। उषापान करने से सिर दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया, अर्थराइटिस, मोटापा रोगों में लाभ मिलता है। उषापान क्रिया से रक्त शुद्ध, स्वच्छ एवं पतला बनता है, जिससे रक्तचाप संतुलित रहता है एवं हृदय स्वस्थ एवं मजबूत बनता है। उषापान से वृक्कों की क्रियाशीलता बढ़ती है एवं वृक्क की पृथ्वी, वृक्क मतलब किडनी की पथरी व अन्य किडनी से रिलेटेड रोगों में आराम मिलता है। उषापान करने से आंखों के रोग दूर होते हैं, नेत्र ज्योति बढ़ती है। उषापान की क्रिया त्वचा पर लाभकारी प्रभाव डालती है, जिससे त्वचा की झुर्रियां दूर होती हैं एवं त्वचा में चमक आती है। ठीक है, तो कुल मिला के कुछ बचा नहीं है, तो मतलब हमको प्राकृतिक चिकित्सा करने के सबसे पहला पॉइंट क्या है, जब हम किसी पेशेंट को यम और नियम समझाते हैं, है ना, तो जब हम आसन करने के पहले जब हम पेशेंट को यम नियम समझाते हैं तो हमको उसको उषापान एडवाइस करना चाहिए। ठीक, वो सही प्रकार से कर रहा है कि नहीं, जब उठता है तब उषापान और तभी इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू। ये बड़ी विडंबना है, बच्चों को समझ तो आ रहा है लेकिन वो 10 से 10 है रात में, 12 से 12 है, 1 से 1 है, ऐसा बड़ा फैशन चल गया है ना। तो जब वो उठेंगे तभी उनको लगता है कि हम 1 लीटर पानी पी लेंगे और फायदा हो जाएगा, तो हमेशा ऐसा होने वाला नहीं। इसीलिए दिक्कतें स्टिल हैं। जिस तरह से लोगों को लगता था बिना आध्यात्मिक हुए हम आसन कर लेंगे और पूरी दुनिया योग कर रही है फिर भी बीमारी बढ़ती जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है कि हम मन से जुड़े हुए नहीं है ना। तो जहां पर बहुत पेशेंसली अपने लिए योग करना चाहिए, वहां हम सिर्फ आसक्ति है कि अगर हम मोटे हो रहे हैं तो ही योग कर रहे हैं। हम फिजिकल बॉडी से ज्यादा जुड़े हुए हैं और जहां पर योग का फायदा मेंटल बॉडी पे ज्यादा है और उसके थ्रू फिजिकल बॉडी पे है, वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। इसीलिए ये विडंबना है कि परेशानी और बढ़ती जा रही है। जितना योग लोग कर रहे हैं उतना परेशानी बढ़ रही है। तो थोड़ा दूसरे एंगल से नेचर के पास जाने की जरूरत है। तो आप सब नेचुरोपैथ्स करें, लेकिन बेसिक फंडा होना चाहिए कि हम नेचर के पास कैसे पहुंचाएं, नेचर्स लॉ के आसपास ही रखें व्यक्ति को। ठीक है, तो वो डेफिनेशन समझाना पड़ेगा लोगों को। तो उषापान के फायदे बहुत सारे हैं, कम से कम 5 फायदे अगर आपसे पूछे जाएं तो आपको टिप पे पता होने चाहिए। उषापान क्रिया श्वसन तंत्र के रोगों में लाभकारी प्रभाव डालती है। नियमित उषापान करने में विभिन्न प्रकार के कफ विकार जैसे जुकाम, बुखार, खांसी, नजला, दमा, एलर्जी आदि रोग दूर होते हैं।
नियमित उषापान करने से कैंसर जैसे गंभीर एवं घातक रोगों में प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार उपयुक्त बिंदु उषापान के महत्व को सिद्ध करते हैं। यद्यपि उषापान एक दुष्प्रभाव रहित शरीर शोधन की क्रिया है, अर्थात इस अभ्यास का शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु इस क्रिया में निम्न सावधानियों का पालन करने से यह क्रिया और अधिक लाभकारी एवं प्रभावशाली हो जाती है। विशेष रूप से रोगी मनुष्यों को इन सावधानियों का पालन करने से रोग में फायदा होता है। ठीक, अब उषापान की प्रमुख सावधानियां क्या हैं? उषापान में अधिक ठंडे जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक, जैसे कि फ्रिज के पानी का। विशेष रूप से ठंड के मौसम में हम कफ दोष से ग्रस्त लोगों को गर्म या गुनगुने जल का ही सेवन करना चाहिए। अगेन आया ना कफ, अगर कफ जमा हुआ है और आप ठंडा पानी पीते हैं तो वो कफ बढ़ जाएगा सुबह सुबह उठने पे। उषापान सदैव सूर्योदय से पूर्व एवं खाली पेट करना चाहिए, है ना। उसके बाद तो जलपान हुआ, वो उषापान हुआ ही नहीं, ठीक है। तो ये तो इलॉजिकल सेंटेंस है। उषापान के 45 मिनट तक कोई भी ठोस द्रव्य आहार नहीं ग्रहण करना चाहिए, ये समझने की बात है। और ये आपको लोगों को एडवाइस भी करना चाहिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, आप उनसे सुबह की 2 घंटे की दिनचर्या पूछो तो उषापान भी हो गया, आंवले का जूस भी हो गया और नीम तुलसी गुलों का काढ़ा भी हो गया, और 1-2 और चाय चीजें हर 15 मिनट पे, मेथी पानी शुगर के लिए, इसके लिए, उसके लिए। तो वो 2 घंटे का कार्यकलाप में 5 चीजें कम से कम खा रहे होते हैं, जिसने जो बताया हर श्रृंगार की भी पत्तियां, क्योंकि साइटिका पेन है, ये भी है, सारा ज्ञान है उनके पास। हमारा काम सिर्फ इतना होता है कि उसको कम कर देते हैं हम। क्या आप सिर्फ एक चीज सुबह पीजिए, एक चीज शाम को शिफ्ट कर दीजिए और इतना ही कीजिए अभी। ये भी बहुत जरूरी है। शरीर को एक्सेप्ट करने के लिए बनाइए कि जो आपने पिया है, लिया है, वो आपकी बॉडी अब्सॉर्ब करे, ठीक है। नींबू पानी किसी को सूट करता है, नींबू पानी पे रह जाइए, विटामिन सी मिल रहा है, और नींबू एक तरीके से अल्कलाइन है और बॉडी को स्वीपर का काम करता है, बहुत अच्छा है। पर आंवला पानी पी रहे तो फिर आंवला ही पानी पीजिए ना, फिर नींबू पानी पीजिए। तो कम से कम 1 घंटे का गैप आपका लिक्विड्स पे रह रहे हैं तो होना चाहिए। अब बात करते हैं वमन की। उषापान के समय वमन क्रिया भी प्रातः काल सूर्योदय पूर्व खाली पेट किया जाने वाला अभ्यास है। यह अभ्यास उदर में स्थित विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के साथ साथ शरीर में पित्त दोष की विषमता को भी दूर करता है। वमन क्रिया का वर्णन आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा प्रकरण के अंतर्गत एवं हठ योग षटकर्म प्रकरण के अंतर्गत किया जाता है। इसकी क्रियाविधि इस प्रकार है। विधि कोई बताए ऐसी जिन्होंने वमन किया? अच्छा, कितने लोगों ने वमन किया हुआ है? जी कालिंदी, 1 सेकेंड। कालिंदी, स्वाति जी, मीना जी, वमन किया आपने? नहीं किया। सरोज जी ने किया। अनीता जी? हाँ जी मैम, लेकिन अभी काफी टाइम पहले किया मैम। हाँ, मतलब जीवन में किया ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, कोई बहुत बड़ी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है ना, और ऐसा कुछ बड़ा नुकसान बॉडी को नहीं होने वाला, ठीक। तो आप कुछ जैसे अब वमन है, वमन में ठंडी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी चिकित्सा में था, तो वमन तो आप कल परसों में अपनी बॉडी को प्रिपेयर करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक। तो मैं पहले कालिंदी जी आप बताओ, फिर हम बताते हैं कुछ बचेगा। मैम, वमन करने के लिए जैसे मॉर्निंग में सूर्य निकलने से पहले, या मतलब निकल भी जाए तो ज्यादा कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आजकल सर्दी का टाइम है। कम से कम इतना पानी होना चाहिए गुनगुना, उसमें सेंधा नमक डाल करके कि वो गले तक आ जाए। अब वो अपने अकॉर्डिंग, कोई 4 गिलास पी पाता, कोई 3 गिलास, कोई 2 गिलास, जितना उसकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग वो उकड़ू में बैठ करके पानी पी ले, और थोड़ा सा ऐसे झुक करके 2-3 फिंगर से, अपने लेफ्ट फिंगर से अपने नेवल पार्ट को पुश करें, और 2 फिंगर अंदर डाल करके यहाँ टंग पर थोड़ा सा संश्लेषण करें, और जितना पानी आप पिए वो सारा बाहर आ जाएगा। अगर ये क्रिया करनी है तो रात में थोड़ा खाना या तो पहले खा ले या तो फिर कम खाए, तो वो ज्यादा अच्छे से क्लींजिंग होती है। जिन्होंने नहीं किया वो ऐसे देख रहे हैं मीना जी। चलिए, ठीक है। नहीं, ये बहुत आसान टेक्निक है, और हमारे यहाँ हमने जितने वेलनेस एवरी संडे को करते हैं, और इसको करना चाहिए। इससे एसिडिटी भी मतलब क्योर होता है, और कब्ज वगैरह भी जितने होते हैं, और कफ जो हमारा जमा होता है, इन सारी चीजों की क्लींजिंग होती है। इसलिए मैं एवरी संडे करती हूँ इसको। जी। और मैम, जैसे एक दिन पहले ना इवनिंग में थोड़ा खाना जल्दी खा लेना पड़ता है, और वो भी इजी डाइजेस्ट, जैसे खिचड़ी दलिया अगर हो, जैसे वमन करना है तो एक दिन रात में खिचड़ी का सेवन करें,
तो फिर उससे ज्यादा फायदा होता है। 7 बजे तक खाना खा लेना चाहिए मैडम, उसके बाद मैम कुछ नहीं से खाना मैं पढ़ी चाहिए। हूँ किसी डिप्लोमा, जी कालिंदी मैम की मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैम से ही मैंने पढ़ा और फिर एक्सपेरिमेंट भी मैंने इसी तौर पे किया। लेकिन ये खिचड़ी खाने वाला चीज मैम मुझे बाद में पता चला, तो मैं वो करके की तो मुझे ज्यादा इजी लगा और अच्छा भी फील हुआ। चलिए अब मैं बोलूं, देखिए 12 घंटे का गैप होना चाहिए, खाना सुपाच्य और सादा होना चाहिए जो आपके स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से अच्छा हो। अगर हमारे यहाँ कोई वेलनेस कैंप में आता है तो हम उसको बोलते हैं एक दिन पहले आप सूप पे रह जाइए, ठीक। खिचड़ी मेरी समझ से बहुत अच्छा फूड नहीं है, ये हम धीरे धीरे प्राकृतिक चिकित्सा में समझेंगे, क्योंकि वो हाई प्रोटीन हाई कार्ब फूड है। अगर आप उसमें सब्जियां ज्यादा डालते हैं तो फिर भी वो सुपाच्य है और चटनियों के साथ खाते हैं, ठीक। आयुर्वेद में शंख प्रक्षालन के बाद उसको खाने की सलाह दी गई है, ठीक। तो सिंपल सब्जियां ज्यादा हो, रफेक ज्यादा हो और 12 घंटे का गैप हो तो आपका खाना हजम हो जाएगा, खाना सात्विक हो, घर का बना हुआ हो, तो ये फायदेमंद है। बैठ करके जो लोग उकड़ू नहीं बैठ सकते, मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं बैठ पाएंगे जो एक्सरसाइज नहीं करते, तो आप उनको एक नीचा स्टूल दीजिए जिसपे वो कंफर्टेबली बैठ सके। स्टूल जो पीढ़े होते हैं उस पे बैठ करके एक हाथ में जग पकड़ लीजिए जो गुनगुना हो और उसमें 1 पिंच सॉल्ट डाल सकते हैं, बिल्कुल हल्का गुनगुना। और आपको एक हाथ में ग्लास रखना है, एक हाथ में पानी डालिए और पीते जाइए जब तक आपको ऐसा ना लगे कि आपको वोमिट हो रहा है। ना आपको सांस लेनी है, ना आपको किसी से बात करनी है। अगर आपने किया तो आपका कुंजल अच्छी तरह नहीं हो पाएगा। आपको फटाफट बस खुद ही डालना है, खुद ही पीना है। अगर आपने किसी और का वेट किया तो भी नहीं कर पाएंगे। और ग्लास बड़ा लीजिए, छोटा छोटा ग्लास नहीं, बार बार यही करें। बड़ा ग्लास, सबसे बड़ा ग्लास जो घर का हो वो आप लो। और जैसे लगे आपको वोमिट से फील हो रही है, आप अपनी जगह पे खड़े होइए, बॉडी को 30 डिग्री झुकाइए, ना तो 40 ना तो 90, 30 डिग्री, हेड को 30 डिग्री। एक जो जैसा कि कालिंदी जी ने बताया, एक हाथ जो है आपका नेवल पे पुश करेगा और 2 उंगलियां अंदर डाल के प्रेस कीजिए, यूवुला के नीचे प्रेस कीजिए, सारा पानी बाहर। सिर्फ दबाना है, खंगालना नहीं है उसको या कोई भी ऐसा इरिटेशन नहीं करना है। सारा पानी इजीली बाहर आ जाएगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इतना करना है और उसके बाद चाय नहीं पी लेनी है। बस ये थोड़ा प्रिकॉशन है कि गंदी सी चाय तेज बना करके मत पी लीजिएगा। थोड़ा गैप तो शांति से बनाइए, थोड़ा बहुत पानी पीजिए। बाकी अच्छा तो ये है कि कोई मीठा फल खाइए, जैसे थोड़ी देर बाद सेब खाइए, आपको फायदा करेगा। आप अगर कोई और सूदिंग कोई ड्रिंक पीते हैं तो फायदा करेगा, नारियल पानी पीते हैं तो फायदा करेगा, और वो भी बैठ करके धीरे धीरे सिप कर करके, ठीक है। चाय पीनी ही है तो उसको थोड़े गैप के बाद पीना चाहिए, तुरंत नहीं, क्योंकि आपने पूरी बॉडी को वॉश किया है, ठीक। अगर ठीक लगता है तो आप नींबू पानी पी सकते हैं। जिनको आदत है कि आपने एक बार क्लींजिंग हो गई तो उसके बाद आप हल्का लेमन डाल करके लेमन वाटर पी सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग पिछले पूरे साल हमने वेलनेस कैंप किए, और वेलनेस कैंप में हर महीने 3 दिन के लिए पेशेंट हमारा आईपीडी में नहीं आया एक भी। हम लोगों ने टारगेट लखनऊ था और 10 मैक्सिमम लोग थे, कभी कभी 20 भी हो जा रहे थे। इनमें सबसे पहले हम खाली पेट बुलाते थे और जो भी बिस्किट खा के आया कुंजल नहीं कराते थे, ठीक है। लेकिन क्योंकि बड़ी विडंबना है, नए क्लाइंट को लाओ तो अरे एक बिस्किट में क्या होता है, हम खा, और इतना नोट करके भेजते थे कि ये लाना है, ये करके आना है, फिर भी कुछ खाया, बस जरा आधा बिस्किट चखा। हमने कहा नहीं करना आज। तो फिर ये है कि बिल्कुल खाली पेट आप होने चाहिए, अदरवाइज तो फिर नहीं होगा और फिर वो आपका छिल जाएगा वोमिट करने में। तो एकदम बॉडी खाली होनी चाहिए और 12 घंटे का गैप होना चाहिए। अगर आप कोई पार्टी शार्टी करके आए हैं तो आप सोचें कि कुंजल कर ले तो अच्छा है, तो ना करें, ठीक है। मतलब 12 घंटे में आपका डाइजेस्ट हो जाएगा। नॉनवेज खाया है तो बिल्कुल ना करें, उसको 24 घंटे दें, है ना। जैसे जब भी आप कोई हार्ड फूड खाते हैं, मान लीजिए पार्टी का खाना है या हार्ड फूड खाते हैं, तो दोपहर का खाया हुआ हो, शाम को हल्का खाएं या फलों पे रह जाए, फिर अगले दिन कुंजल करें, ठीक है, तो अच्छा है। तो ऐसे करके हमने हर पेशेंट को कराया। और कभी कभी इतना एसिडिटी, लोगों का कफ था इतना गंदा कि ब्लड भी आया और पेशेंट एकदम स्वस्थ था, इतना एसिड था बॉडी में। सो ये बहुत फायदा करता है पित्त दोष के लिए, एसिड निकलता है, बाकी बॉडी को क्लींस करता है। तो हफ्ते में 1 दिन डिटॉक्स टेक्निक जितनी है, अगर आप कंफर्टेबल हैं और जुझारू हैं, मतलब जीवंत हैं, जिंदा दिल हैं, तो आपको कुंजल हफ्ते में 1 बार करना चाहिए। तो आज से अभी से शुरुआत करें, संडे हो सैटरडे हो, कोई भी एक दिन निर्धारित कर लें कि आपको करना है तो करें, ठीक है। जैसे उपवास हफ्ते में 1 दिन करना चाहिए, तो नहीं कर पाए अगर, तो हम सोमवार नहीं कर पाते तो मंगल करते हैं, मंगल नहीं कर पाते तो बुध करते हैं। तो हफ्ते में 1 बार मेरी कॉन्शियस मुझे
धिक्कारने लगती है कि आप प्राकृतिक चिकित्सा छोड़ दो या उपवास रख लो। तो मैं ऐसे ही रख लेती हूँ कि भाई वो नहीं, किसी की पार्टी थी, शादी थी, कुछ था, नहीं रखने दिया लोगों ने, तो अपने मन से रख लिया अगले दिन। ठीक है, सो जैसा आपको सुटेबल लगे, धर्म के नाम पे रख लीजिए, बढ़िया, कोई कुछ नहीं कहेगा। तो इसको पढ़ देते हैं, फिर खत्म करते हैं, जिससे आप लोग इसका प्रैक्टिकल कर सके। हाँ मैम, पानी सिप वमन का भी बता देते हैं। पीना है मैम जी, पानी सिप करके पीना है, कंटिन्यू पीना है? नहीं, सिप नहीं करना है, बढ़िया तेजी से पीना है, बड़े बड़े घूंट लेकर के। मैम इसमें वमन का भी बता देते हैं। वमन हो गया मैम, जैसे कि रात को पार्टी वगैरह किया या लेट नाइट खाना जैसे कि हमने लिया, उसके बाद से जैसे किसी का डाइजेस्ट नहीं हुआ, नींद पूरी नहीं हुई, किसी रीजन से डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो क्या करेंगे कि उसको सोच से बाहर निकालें, या एसिडिटी बन रही है, या जो मुंह से स्मेल आती है, डकार जिसको बोलते हैं, वो सारी चीजें आ रही। मैम उसमें भी कर सकते हैं कि 2 ग्लास गुनगुना पानी पी करके और वही थोड़ा सा 1 पिंच नमक डाल करके और तुरंत ऐसे 2 फिंगर से कर दें और वो सारा चीजें बाहर आ जाएंगी। उसके बाद इसको जो मतलब वमन बोलते हैं, इसको कुंजन तो वो वाला हो गया, खाली पेट वाला। तो उससे हमारा क्या होता है कि पेट साफ हो जाता है और मन भी ठीक हो जाता है। एग्जैक्टली ऐसा किया जा सकता है कि जब बॉडी का सिस्टम बहुत ही खराब लगे और नीचे से भी गैस पास नहीं हो रही है, उलझन बहुत ज्यादा है, पर इसमें थोड़ी टेक्निकली मतलब दिक्कत होती है। अगर फूड अंदर अनडाइजेस्टेड है, उसको निकालना मुश्किल है, छिल भी जाता है। और अच्छा वही है कि आप जैसे अजवाइन का पानी है, जीरे का पानी है, नींबू पानी है, फास्ट रखिए, मत खाइए, मत उलटिए। आप 6 घंटे और मत खाइए 12 बजे तक। रात में अगर इतना गंदा खाया है कि वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, सबसे ज्यादा अच्छा है उपवास रखना, कुछ मत खाओ, पानी सिप सिप करके पीते रहिए, ठंडा पानी, सादा पानी, ना फल ना किसी चीज की सिस्टम को जरूरत नहीं है। अगर सिस्टम अपने आप काम करेगा, यकीन मानिए आप बहुत ज्यादा वाइटल फोर्स अडॉप्ट करेंगे। और हमने किया है, 8-8 घंटे 10-10 घंटे कहीं गए, बहुत गंदा संदा सबने खिला दिया, सब खाते रहते, मैं नहीं खाती, 8-8 घंटे नहीं खाती, सिर्फ पानी पीती हूँ और बहुत बढ़िया तेज भूख शाम को लगती है, बढ़िया, फिर खाते हैं। कुंजल में क्या है, अगर अनडाइजेस्टेड फूड है तो अगर वो वोमिट हो रहा है तो नो डाउट फायदा करेगा, बहुत अच्छा होता है उल्टी करना, उल्टी हो रही है तो भी बहुत अच्छा है, पित्त ही निकल रहा है। लेकिन अनडाइजेस्टेड फूड होता है तो वो छिल भी जाता है, वीकनेस भी क्रिएट करता है। पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, मत कुछ खाइए, रेस्ट दीजिए। नारियल पानी एक विकल्प हो सकता है, शहद पानी विकल्प हो सकता है, नींबू शहद पानी विकल्प हो सकता है, बस इससे ज्यादा कुछ भी मत खाइए। बस गैप देते जाइए, आप देखिएगा आपको फायदा होगा, अच्छा लगने लगेगा। इलायची लौंग खा सकते हैं, कुछ मत खाइए, चखिए भी ना, धीरे धीरे ठीक फील होगा तब खाइए। अदरवाइज बहुत दिक्कत हो रही है, जिंदा दिल है तो वोमिट करा दीजिए, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है, बच्चों को आपने देखा होगा, खाया क्या हुआ, वो वोमिट कर दिया, अच्छा नहीं लग रहा था, है ना, तो वो, या डॉग्स हैं, जानवर हैं, वो तुरंत वोमिट, हाँ, तो वो उनको पता है कि बॉडी नहीं सूट कर रही है और बॉडी खुद रिपल करती है, कभी कभी एकदम से वोमिट हो जाता है, तो बॉडी खुद ही इस तरीके के अनडाइजेस्ट फूड को करती है। फिर सेकंड थिंग है, आप वमन कर दीजिए, ठीक। चलिए फटाफट पढ़ देते हैं। वमन क्रिया उषापान के समान ही है, पंचकर्म प्रकरण के अंतर्गत, हठ योग का षटकर्म के अंतर्गत आता है। वमन क्रिया के लिए स्वाप स्वच्छ जल को उबालने के उपरांत इसमें हल्की मात्रा में नमक मिलाते हैं। वमन क्रिया हेतु जल में नमक की इतनी मात्रा मिलाते हैं कि जल का स्वाद आंसू के समान नमकीन हो जाए, मतलब जस्ट उसको अल्कलाइन करते हैं, जैसे खारा पानी होता है। वमन क्रिया को अधिक सरल एवं प्रभावी बनाने हेतु जल में आधा नींबू के रस को भी मिलाया जा सकता है। ये बहुत देख करके कि अगर एसिडिटी होगी, सुबह सुबह का पानी है तो नहीं मिलाइए। इसमें वमन करने में आसानी रहती है एवं शोधन क्रिया भी अधिक होती है, हमने कभी मिला के नहीं देखा। अब इस जल का तापक्रम सामान्य अर्थात पीने योग्य होने पर अपनी क्षमता अनुसार 4 से 8 ग्लास की मात्रा को कागासन में बैठकर पीते हैं। सबसे अच्छा कागासन है, नहीं तो छोटा स्टूल दे दीजिए नीचे जो हो। अब खड़े होकर 90 डिग्री के कोण पर झुककर हम 30 डिग्री और 60 डिग्री पे झुकते हैं, ठीक है, हो सकता है 90 डिग्री पे काम करता हो। हाथ से पेट को दबाते हुए दाहिने हाथ के बीच की 2 उंगलियों से जीभ को घर्षण करते हैं। ऐसा करने से मुख में पिया हुआ जल वमन के रूप में बाहर निकलने लगता है। धीरे धीरे सहजता पूर्वक पेट में स्थित जल की पूरी मात्रा वमन के रूप में बाहर निकाल देते हैं। अभ्यास के प्रारंभ में जल की कम मात्रा वमन के रूप में बाहर निकलती है, परंतु अभ्यास होने पर जल जितना पिया है उतना ही सहजता से बाहर आ जाता है।
वमन से लाभ, वमन क्रिया के अभ्यास से पेट में स्थित प्रकुपित पित्त के साथ साथ अन्य अपच भी बाहर निकल आता है। इस क्रिया के अभ्यास से अमाशय का शोधन होता है, पाचन तंत्र की क्रियाशीलता बढ़ती है। अम्ल पित्त, पेट में जलन, पेट में भारीपन, गैस एवं सिर दर्द आदि के ग्रस्त रोगियों को वमन क्रिया का अभ्यास कराने से रोगी को शीघ्र लाभ होता है। इसके साथ साथ शरीर में पित्त दोष की विषमता, पेट में एसिड की अधिक मात्रा, मुंह में खट्टापन, सीने में जलन ग्रस्त रोगों के लिए भी वमन क्रिया का अभ्यास लाभकारी प्रभाव देता है। इस क्रिया का अभ्यास प्रातःकाल नियमित अंतराल पर करने से शरीर में त्रिदोष वात पित्त कफ बने रहते हैं एवं इन दोषों की विकृति से उत्पन्न रोग नहीं होते। स्वस्थ व्यक्ति द्वारा इस क्रिया का अभ्यास करने से उसका पाचन तंत्र स्वच्छ एवं क्रियाशील बनता है, पाचक रसों का श्रावण संतुलित होता है। इतना ही रखते हैं, आगे सावधानियां वगैरह फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कोई नुकसान ऐसा नहीं है हार्मफुल, अनलेस कि आपकी बॉडी में कोई ऐसा नुकसानदायक बात ना हो और आप सभी अभी जवान हैं मेरी समझ से, क्योंकि मैं भी 47 इयर्स में अभी ऐसा ही मानती हूँ। तो आप सब इसको ट्राई कर सकते हैं, इससे ठंडी नहीं लगेगी आपको, तो आप इसे ट्राई करें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नमस्कार। थैंक यू मैम। थैंक यू।